नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमारा चैप्टर चल रहा था और पार्ट 2 है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आज के टाइम पे जिस तरीके के हमें यूरोप में राष्ट्र राज्य देखने को मिलते हैं, जैसे इटली, जर्मनी और जो स्विट्ज़रलैंड है, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में हमें इस तरीके के जो राष्ट्र राज्य या जो देश है वो देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो एरिया था ये बहुत सारी राजशाहियों, डचियों तथा कैंटीनों में बटा हुआ था, जिनके अपने अपने स्वतंत्र राजा हुआ करते थे। अधिकतर इन इलाकों में रहने वाले जो लोग थे वो एक समान पहचान के नहीं थे, एक समान संस्कृति के नहीं होते थे। ये जो लोग थे ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जाति समूह के ये लोग हुआ करते थे। परंतु इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का जो काम करता था वो था सम्राट के प्रति इन सबकी निष्ठा। इन सबकी सम्राट के प्रति निष्ठा इनको एकता के सूत्र में बांधती थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे यूरोप में आता है, तो कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। यूरोप में कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इनमें बहुत सारे क्षेत्रीय विभाजन थे। इन लोगों के पास गांवों में जमीन हुआ करती थी और शहरों में हवेलियां थी। ये राजनीतिक और उच्च वर्गों से बातचीत में फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये लोग आपस में एक दूसरे से विवाह संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए थे। जो जनसंख्या थी उसकी में अधिकतर जो लोग थे वो खेती किया करते थे। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने तथा व्यापार में वृद्धि होने के कारण शहरों का उदय होने लग जाता है। और औद्योगिकरण जैसे ही बढ़ा, उद्योग धंधे जैसे ही बढ़े, तो एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है, एक सामाजिक वर्ग देखने को मिलता है, मजदूरों वाला, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के जो लोग थे वो इसमें आते थे। मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग आते थे। तो एक औद्योगिकरण के कारण एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है जो था श्रमिक और मध्यम वर्ग। कुलीनों के जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करने की जो बात थी ये मध्यम वर्ग वालों ने की थी। तो इसके पश्चात कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे वो शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों में ही सर्वप्रथम लोकप्रिय होते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसके क्या मायने थे, तो उदारवादी जो शब्द है वो लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। तो लिबरलिज्म क्या है, जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्री या आज़ाद। ठीक है, तो याद रखना बहुत सी बार आ जाता है कि जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है, लिबर, और जिसका मतलब क्या होता है, आज़ाद। तो उदारवाद, मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद क्या था। अगर हम बात करें तो उदारवाद व्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर बल देता है। कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं सभी को समान मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। राजनीतिक रूप से सरकार सभी की सहमति से बने। राजनीतिक रूप से उदारवाद क्या था, ये लोग चाहते थे कि जो सरकार है वो सभी की सहमति से बने। पादरी और शासक वर्ग पादरी और जो शासक होते थे उनके जो विशेषाधिकार थे उनकी समाप्ति के पक्ष में ये लोग थे। सरकार संसदीय प्रतिनिधि तथा संविधान के माध्यम से चले। जो सरकार है वो संसदीय प्रतिनिधि या तथा संविधान के माध्यम से चलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में ये लोग चाहते थे कि जो बाजार तथा वस्तु है उनके आवागमन पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो। पहले क्या होता था, जो बाजार होता था या जो वस्तु होती थी उनकी रेटें फिक्स कर दी जाती थी शासकों द्वारा, या जो राज्य होता था उसके द्वारा फिक्स कर दी जाती थी। तो ये क्या चाहते थे कि जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में जो बाजार तथा जो वस्तुएं हैं उन पर सरकार का नियंत्रण हट जाए। जो नेपोलियन था उसके द्वारा जर्मनी में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। पहले जर्मनी जो था वो 300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया इसके द्वारा। और जो नापतोल की इकाइयाँ थी उसको एक समान किया गया। पहले जो नापतोल की इकाई थी वो अलग अलग हुआ करती थी, अलग अलग जो एरिया था वहाँ पर अलग अलग हुआ करती थी, तो उनको हटाकर सबको एक समान किया। और जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था जो 1834 में प्रशा की पहल पर बनाया गया था। इसके तहत जो मुद्राएं होती थी, पहले बहुत सारी मुद्राएं हुआ करती थी, उनको हटाकर केवल 2 मुद्राएं कर दी। पहले 30 से भी ज़्यादा मुद्राएं थी, उनको
कम करके कितनी कर दी, केवल 2 मुद्राएं कर दी। इसके साथ साथ रेलवे को बढ़ावा दिया गया, जिससे गतिशीलता बढ़ी। गतिशीलता बढ़ाने के लिए रेलवे को बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से यहाँ के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की लहर जागृत हुई। अब देखते हैं तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, और ये किस किस के बीच हुआ था? नेपोलियन और ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब जैसे ही नेपोलियन की हार होती है तो यूरोप में जो अधिकतर सरकारें हैं वो रूढ़िवादिता से प्रभावित होने लग जाती है। रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता के अंतर्गत जो लोग हैं वो समाज में धीरे धीरे बदलाव पर जोर देते हैं, ना कि एकदम से। मतलब ये लोग चाहते थे कि समाज में तेज़ी से बदलाव ना हो, और जो बदलाव है वो धीरे धीरे हो। और ये क्या चाहते थे कि जो राजतंत्र है वो वापस से स्थापित हो, जो नेपोलियन ने हटा दिया था। इसके अलावा चर्च सर्वोच्च रहना चाहिए, चर्च ही सर्वोच्च रहना चाहिए। सामाजिक ऊंच नीच रहनी चाहिए, जो समाज है उसमें ऊंच नीच बनी रहनी चाहिए। और ये लोग चाहते थे कि इंडिविजुअल जो संपत्ति है उस पर अधिकार होना चाहिए। अब देखो, नेपोलियन को जो हराने वाला जो ग्रुप था, जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, रूस तथा ऑस्ट्रिया थे, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में समझौते के लिए मिलते हैं। और ये सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता की गई थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस सम्मेलन में निकल के आती है वियना की संधि, 1815 की वियना की संधि। ये संधि क्या थी? देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय हटाया गया जो बुर्बो वंश का जो शासक था उसको ये लोग पुनः सत्ता में ले आए। हमने देखा था फ्रांस की क्रांति के समय जो बुर्बो वंश का अंतिम शासक था लुई 16, उसको हटा दिया गया था। तो वापस से ये लोग बुर्बो वंश के जो शासक था उसको वापस से सत्ता में ले आए, इसको राजा बना दिया। ये फ्रांस से वो सभी क्षेत्र छीन लिए जो नेपोलियन ने जीते थे। नेपोलियन के द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र फ्रांस से छीन लिए, और फ्रांस भविष्य में विस्तार न कर पाए, भविष्य में आगे अपनी सीमा को न बढ़ा पाए। इस कारण उसकी सीमाओं पर अनेक राज्य बना दिए, जैसे नीदरलैंड जैसे राज्य यहाँ पर बना दिए गए। अब नेपोलियन द्वारा जर्मनी में बनाए गए 39 राज्यों का जो महासंघ था, इनके द्वारा बरकरार रखा। देखो, जर्मनी के अंदर जो नेपोलियन था उसके द्वारा 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, उसको इन्होंने बरकरार रखा। रूस को पोलैंड का एक क्षेत्र तथा प्रशा को शैक्षणिक का एक हिस्सा दिया गया। इसका एक मुख्य उद्देश्य था, इस जो सम्मेलन है या जो 1815 की जो वियना की संधि थी, इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि जो यूरोप है उसमें राजतंत्र को वापस से स्थापित करना। जो नेपोलियन के द्वारा जो राजतंत्र को हटा दिया गया था उसे पुनः स्थापित करना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। 1815 में बनी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। देखो, 1815 में जो रूढ़िवादी सरकारें बनी ये ज़्यादातर निरंकुश थी। ये लोग आलोचना सहन नहीं कर सकते थे। जब इनकी लोग आलोचना करते थे तो ये लोग आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाते थे। इनके द्वारा सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होती है? अगर आपको कुछ भी अगर छापना है ना, जैसे अखबार छापना है या किताब छापनी है या नोटंकी भी करनी है, या आपको गीत लिखे हैं उनको लोगों तक फैलाना चाहते हैं, तो इन सब को मास लोगों तक, ज़्यादातर लोगों को फैलाने से पहले आपको सेंसर डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस किताब को हम बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो सेंसरशिप लगा दी। अब इससे क्या हुआ? अखबार, किताबों, नाटकों तथा जो गीत होते थे उन पर नियंत्रण लग गया। अतः उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रेस की आज़ादी के मुद्दों को मुख्यता से उठाया गया। तो अब इन जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे इनके पास एक मुद्दा हो गया सेंसरशिप। मतलब ये लोग चाहते थे कि जो प्रेस की आज़ादी है इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया जाए। अब क्रांतिकारी, तो देखिए 1815 के बाद उदारवादी राष्ट्रवादियों ने गुप्त तरीकों से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। देखो, जैसे ही रूढ़िवादी सरकारें आई तो जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने गुप्त तरीकों से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। क्रांतिकारी होने का मतलब था वियना की जो संधि थी, 1815 की जो वियना की संधि थी उसका विरोध करना। स्वतंत्रता तथा राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य से था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता तथा राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया था।
ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे ज्यूसेपी मेजिनी। ज्यूसेपी मेजिनी एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ये कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बना। लुगुरिया में क्रांति करने के कारण इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, अपने देश से निकाल दिया गया था। इसके द्वारा दो गुप्त संगठनों की स्थापना की। इसके द्वारा दो गुप्त संगठनों की स्थापना की गई थी, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। तो मार्सेई में तो यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठनों की स्थापना की गई थी। याद रखना, बहुत सी बार पेपर में आ जाता है। मेजिनी के अनुसार, मेजिनी क्या कहता है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मेजिनी का एक कोटेशन था, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई है। मेजिनी द्वारा राजतंत्र का विरोध किया गया तथा प्रजातांत्रिक गणतंत्रों की स्थापना पर बल दिया गया। जो मेजिनी था, इसके द्वारा राजतंत्र का विरोध किया गया, राजतंत्र का विरोध किया, और जो प्रजातांत्रिक गणराज्य थे या गणतंत्र थे, उनकी स्थापना पर इसके द्वारा बल दिया गया। मेटरनिक ने इसके बारे में क्या कहा? जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसके द्वारा इसके बारे में क्या कहा गया, मेजिनी के बारे में क्या कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक जो दुश्मन है यही है। तो अगला जो हम टॉपिक है क्रांतियों का युग, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।